रिसेंटली अभी आंध्र प्रदेश में ट्रेन डीरेलमेंट की घटना देखने को मिली है। इससे पहले उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में भी सेम इसी तरीके की ट्रेन डीरेलमेंट देखने को मिला था। हालांकि सबके रीज़न अलग थे, छानबीन चल रही है, देखना पड़ेगा कि आगे क्या यहाँ पर रीज़न देखने को मिल रहा है। ट्रेन डीरेलमेंट से कई लोगों की जान चली जाती है और दर्जनों लोग इसमें घायल हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर बात किया जाए तो 3/4 ऑफ 217 कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट अक्रॉस द कंट्री बिटवीन 2017 टू 2020 यह हमें देखने को मिला था, जो कि डीरेलमेंट के कारण से ही हुआ था। सीएजी की रिपोर्ट डीरेलमेंट इन इंडियन रेलवेज में कई तरीके की शॉर्टकमिंग्स और रीजंस को फाइंड आउट किया गया था, जिसके कारण से ट्रेन एक्सीडेंट की घटना देखने को मिलती है। इंडिया एक टेक्नोलॉजी प्रोन कंट्री है, जहां पर टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं। समय समय पर चीज़ें यहाँ पर मॉडर्नाइज की जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर ट्रेन डीरेलमेंट जैसी बेसिक फंडामेंटल अगर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं ये हमारे टेक्नोलॉजी पर भी सवाल खड़ा करता है और सिक्योरिटी सिस्टम पर तो सवाल खड़ा करता ही करता है। हालांकि हमारे पास में कई तरीके की नई टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जैसे अभी रिसेंट में ही लॉन्च की गई थी ऑपरेशन कवच। यह ऑपरेशन कवच रेलवेज के द्वारा यूज की जाती है, जिससे कि एक्सीडेंट बचाया जा सके, एक्सीडेंट से यहाँ पर चीज़ों को सेव किया जा सके। तो एक इनिशिएटिव है जहाँ पर अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को बचाई जाती है, इंप्रूव की जाती है और साथ ही साथ में ट्रेन आपस में लड़े ना, हेड ऑन कोलिजन ना हो, वहां पर भी यह सिस्टम लगाया जाता है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, इससे होता क्या है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि अगर ट्रेन एक दूसरे के सामने आ भी जाती है तो भी यहां पर ब्रेक लग जाते हैं और फिर अल्टीमेटली यहां पर किसी तरीके का एक्सीडेंट होने से बच जाता है, होता नहीं है। जो उड़ीसा एक्सीडेंट हुआ था वहां पर भी सेम इसी तरीके का ऑपरेशन कवच लगाया गया था, लेकिन उसमें दुर्घटना कुछ इतनी ज्यादा स्पीड पे हुई थी कि वो ब्रेकिंग सिस्टम काम नहीं किया था और कहीं ना कहीं ऑपरेशन कवच का एक फेलियर हमें देखने को मिला था। कहीं ना कहीं हम लोग टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी होते जा रहे हैं, जिसका भी हमें रिपरकशन एक एक्सीडेंट के फॉर्मेट में देखने को मिल जाता है। जो भी हमारी ट्रैकिंग सिस्टम लगी हुई है, जिससे हम लोग सिग्नल के बेसिस पर आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं, जहां पर सिग्नल के बेसिस पर ट्रेन आगे बढ़ती है और फिर फाइनली उसका मैनेजमेंट किया जाता है। कहीं ना कहीं अगर इसको सही तरीके से स्पीड अगर नहीं मेंटेन की जाए, मैनेजमेंट सही से नहीं किया जाए, ब्रेक सही समय से नहीं लगाया जाए, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हमें देखने को मिल जाती है। इस एक्सीडेंट से, इस ऑपरेशन कवच से इस तरीके के एक्सीडेंट को हम बचा सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाते हैं, जिससे कि जो कोलिजन की घटना है या फिर डीरेलमेंट है, ये सब रिलेटिवली इन घटनाओं से बचा जा सकता है। स्पीड कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि स्पीड की अपनी जो लिमिट होती है वो क्रॉस न करने पाए। कोलिजन अवॉइडेंट सिस्टम होता है, जिससे कि आपस में जो ट्रेन है हेड ऑन कोलिजन होने से बच सके। इंटीग्रेशन किया जा रहा है जो भी ट्रेन के सिग्नलिंग सिस्टम है उनके साथ में, जिससे कि हमारी जो पुरानी ट्रेन हो गई है उनमें भी ये मॉडर्न टेक्निक यूज की जा सके। बाकी हर एक वैरायटी के ट्रेन के साथ में इसको कंपैटिबल किया जा रहा है। यह है हमारा ऑपरेशन कवच। इस ऑपरेशन कवच से कई तरीके के बेनिफिट हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि एक हमारी सेफ्टी लगातार बढ़ते जा रही है, जिससे कि हमारा ट्रेन का एक्सीडेंट कम हो रहा है और ज़्यादा जानें बचाई जा रही हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे 2014-2015 के पहले बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिलते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कमी आ गई और अभी रिसेंट में 2-4 इंसिडेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई मेजर ऐसा हादसा हमें देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी हद तक सिस्टम सेफ कर दिया गया है। रिडक्शन, जो भी यहाँ पर डिलेज होती हैं, ट्रेन डिले होती है, उसको भी बचाया जा सकता है। काफ़ी हद तक अब ट्रेन पंक्चुअल भी हो गई है। हालांकि कभी कभी ट्रेन डिले होती है, लेकिन पंक्चुअलिटी अब रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, काफ़ी हद तक इफिशियंसी आ गई है। इफिशियंसी बढ़ने से अब ट्रेन का ऑपरेशन भी अच्छा होते जा रहा है। कहीं ना कहीं मैनुअल सिस्टम अगर आप रखेंगे तो ह्यूमन एरर आने की संभावना रहती है। ह्यूमन एरर इस वजह से भी हो सकते हैं क्योंकि इंडिया में जो ट्रेन का सिस्टम है वो इतना ज़्यादा ब्रॉड है और इतनी सारी ट्रेन्स है कि उसको मैनेज कर पाना अलग अलग जोन के फॉर्मेट में थोड़ा सा मुश्किल कभी कभी हो जाता है। अब जैसे इस तरीके की टेक्नोलॉजी को अगर यूज़ किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इससे कॉस्ट भी हमारा बचता है। डैमेज होती जो प्रॉपर्टी है उसको भी हम लोग बचा सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह को भी बचा सकते हैं। इसी तरीके की एक और ट्रेन के बारे में बात की जा रही है, वो है बुलेट ट्रेन, वंदे भारत और कई तरीके की और भी एडवांस ट्रेनें अब इंडिया में लाई जा रही हैं। बुलेट ट्रेन जो कि एक हाई स्पीड ट्रेन होगी, मैगलेव जिस तरीके से जानी जाती है जापान में या फिर चाइना में, अलग अलग तरीके से अलग अलग नामों से जानी जाती है। बुलेट ट्रेन की स्पीड जो होती है 350 किलोमीटर पर आवर होती है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी होती है। दिस इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। थोड़ा कॉस्टली जरूर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो भी इकोनॉमिक सिटीज़ हैं उनको आपस में जोड़ने में बड़ा अच्छा मतलब टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बुलेट ट्रेन को चलाई जा रही है मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। यह पहली बुलेट ट्रेन होगी जो कि 2028 तक में कंप्लीट होने की इसके एक्सपेक्टेशंस हैं। कई तरीके के बेनिफिट्स इसके हो सकते हैं।
सबसे मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट तो यही है कि यहाँ पर फास्टेस्ट मोड हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। जैसे हम लोग अपने आप को कंट्री को बोलते हैं कि हम उभरते हुए सितारे हैं, डेवलप्ड होते हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें डेवलपमेंट हर मोड में देखने को मिलेगा और हर मोड में ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पर बुलेट ट्रेन अगर रहेगी तो कहीं ना कहीं वो एक डेवलपमेंट का एक सिंबल बनेगा। इसके अलावा कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट मेजर इकोनॉमिक सिटीज़ हैं उनको आपस में फास्टेस्ट मोड के साथ में जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि जॉब, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सभी चीज़ों को बूस्ट मिलेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, नए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी लगातार बढ़ते आएंगी। पेरिशेबल आइटम्स वगैरह भी जो होंगे वो भी अब ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल कर पाएंगे। पॉल्यूशन को हम लोग कम कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इसमें पेट्रोल और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो नहीं यूज़ किया जा रहा है। सिमिलरली इसी तरीके से एक और हमारी ट्रेन है जो कंसेप्चुअल बेसिस पे थी और उम्मीद है कि ये आगे 2024 तक शायद ये इसका एक हमें प्रोटोटाइप देखने को मिलेगा और वो है हाइड्रोजन ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेन इंडिया में पहली बार बनाई जा रही है, जो कहा जा रहा है कि 2024 तक शायद इसका प्रोटोटाइप देखने को मिले, लॉन्च की जा सकती है। ये कंसोर्टियम ऑफ इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज के द्वारा बनाई जा रही है। हाइड्रोजन कार आ चुकी है, हाइड्रोजन कार को हम लोग देख चुके हैं। नितिन गडकरी जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने हाइड्रोजन कार को रोड पर चलते हुए दिखाया हुआ है, बताया हुआ है किस तरीके से हाइड्रोजन कार काम करती है। सेम इसी बेसिस पर हाइड्रोजन ट्रेन ले आने की बात कही जा रही है, जो हाइड्रोजन फ्यूल सिस्टम पर चलेगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकालते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी और यहाँ से फिर हमारी जो ट्रेन है वो चलेंगी, काफ़ी फास्ट होगी, इमिशन फ्री होगी और कहीं ना कहीं न्यूट्रलिटी, कार्बन न्यूट्रलिटी के क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन ट्रेन ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्टेप होगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी इंडियन रेलवेज है वो बहुत ज़्यादा अभी एनर्जी कंज्यूम करती हैं और ये जो एनर्जी कंज्यूम करती हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, पेट्रोलियम हो गया, उनके थ्रू चलती हैं। हालांकि अब काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिफिकेशन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो भी कहीं ना कहीं थर्मल बेस्ड ही होती है, जो कोयले से जनरेट होती है। तो यहाँ से हम लोग जीरो एमिशन बाय 2030 का जो एक टारगेट लेके रखे हुए हैं वो हम लोग शायद अचीव कर पाएंगे। हाइड्रोजन ट्रेन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। कई सारे बेनिफिट्स हमें हाइड्रोजन ट्रेन के भी देखने को मिलते हैं, जैसे जीरो एमिशन। सबसे बड़ी तो यही चीज़ है, कार्बन फ्री होगी। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पर अल्टीमेटली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और यहाँ से फिर अल्टीमेटली हम लोग अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाएंगे। नॉइज़ को रिड्यूस किया जा सकता है क्योंकि इन जो पेट्रोलियम बेस्ड ट्रेन होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होती है। अब जो होगी वो रिलेटिवली कम नॉइज़ की होगी। जैसे आप लोग देखते होंगे एक बाइक चलाइए या फिर स्कूटर चलाइए आप, जो कि पेट्रोलियम बेस्ड होगा, पेट्रोल बेस्ड, और दूसरी जो सेल बेसिस पर होती है। सेल मतलब कि यही जो चार्जेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, दोनों में काफ़ी नॉइज़ में अंतर होता है। परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव की जा सकती है, ब्रेकिंग सिस्टम और परफॉर्म किया जा सकता है और बेहतर हो सकती है और साथ ही साथ में जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी अब काफ़ी सस्ती की जा सकती है, चीपर की जा सकती है। हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च करने में ही थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली होगी, लेकिन इसके ऑपरेशन रिलेटिवली काफ़ी सस्ते होंगे। कई सारी इलेक्ट्रिक ट्रेन हैं जो हम लोग अब चलते हुए देखने को मिल जाती है, जैसे कि वंदे भारत। यह हमारी ऐसी ट्रेन है जो कि मॉडर्न टूल से बनी हुई है, कई सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है और इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, 160 किलोमीटर पर आवर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न एंड कंफर्टेबल ट्रेन इन इंडिया। सिमिलरली इसी तरीके से शताब्दी ट्रेन चलती है क्योंकि ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्पीड, हाई स्पीड ट्रेन है, 140 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चलती है। गतिमान एक्सप्रेस है जो आगरा चलती है, आगरा दिल्ली, ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड ट्रेन है, 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। राजधानी एक्सप्रेस है जो राजधानी के बीच में चलती है विद लग्जरियस अमेनिटीज एंड एक्सीलेंट सर्विसेज। दुरंतो चलती है जो कि अगेन 2 स्टॉप्स के बीच में चलती है, लॉन्ग डिस्टेंस होती है और विदाउट एनी स्टॉप चलती है, काफ़ी तेज़ी से और बहुत ही पॉपुलर है ट्रेवलर्स के बीच में। इसके अलावा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मेमू या फिर डेमू भी चलती है जो कि इलेक्ट्रिफाइड बेसिस पर चलती है, शॉर्ट डिस्टेंस पे होती है और ये डेली कम्यूटर्स के लिए ही मेनली बनाई गई है। अब हमें कई तरीके के बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये सभी नॉन पेट्रोल बेस्ड हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिफिकेशन बेस्ड है, इसलिए काफ़ी हद तक हमें जो एमिशंस हैं वो रिड्यूस किए जा सकते हैं। इसके अलावा एफिशिएंसी इनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑपरेशनल कॉस्ट रिलेटिवली काफ़ी कम हो जाती है, पॉल्यूशन और साथ ही साथ में जो नॉइज़ है वो काफ़ी कम किया जा सकता है। वंदे भारत ट्रेन ये अपने आप में मोस्ट मॉडर्न एंड काफ़ी कन्वीनियंट ट्रेन मानी जा रही है, काफ़ी कंफर्टेबल है, हाई स्पीड है और इसकी स्पीड लगभग 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्पीड है अगर हम इंडिया में आज के डेट में प्रेजेंट स्टेटस में बात करते हैं तो। 2019 में इसे लॉन्च की गई थी और अब धीरे धीरे इसकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। थोड़ी कॉस्टली जरूर पड़ती है, लेकिन इसमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जितने भी एमिनिटीज़ दी गई हैं उस हिसाब से रिलेटिवली ये काफ़ी चीपर होती है। यहाँ पर मॉडर्न फीचर्स के नाम पर जैसे ऑटोमेटिक डोर हो गए, सीसीटीवी कैमरा हो गया, वाईफाई हो गया, चार्जिंग सॉकेट्स हो गए और कई तरीके के यहाँ पर
चीज़ें दी जाती है, स्नैक्स वगैरह भी काफ़ी दिया जाता है। वंदे भारत काफ़ी पॉपुलैरिटी अब पैसेंजर्स के बीच में गेन कर रहा है, कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है और काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेवलिंग फ्रेंडली ये ट्रेन बनते जा रही है। ट्रेन वंदे मातरम के हिसाब से इसका नाम वंदे भारत रखा गया है और इसको ट्रेन को इंडियन थीम पर बनाया गया है। वंदे भारत एक सिंबल है, इंडिया जो रेलवे की टेक्नोलॉजी में लगातार आगे बढ़ते आ रहा है और एक कंफर्टेबल और एक इफिशियंट ट्रेन बनाने के लिए और अपने जो ट्रेवलिंग की जो एक एक फीचर है या फिर कह सकते हैं इसका जो एक फील है उसको और इंप्रूव करते जा रहा है। अब अगर हम लोग बात करें कि आखिर में ट्रेन डीरेलमेंट के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, तो कई तरीके के रीजन हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि अलग अलग घटना में अलग अलग फेलियर्स को दिखाता है। एक रीजन इसमें हो जाता है जहां पर हम लोग ट्रैक मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इंडिया में इतना ज्यादा ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है ट्रेन का और इतनी सारी ट्रेनें चलती हैं कि उसको मेंटेन कर पाना थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर भी होता है और काफी डिफिकल्ट होता है। और इस कारण से ब्रोकन रेल्स हो गए, लूज स्लीपर्स हो गए और अनइवन ट्रैक ज्योमेट्री के कारण से अगर इसको हम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो फिर अल्टीमेटली रिजल्ट हमें ट्रेन डीरेलमेंट के तौर पर देखने को मिल जाता है। दूसरी मैकेनिकल फेलियर्स के नाम पर हो जाती है, जो हमारी मशीन्स हैं या जो हमारे टूल्स हैं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ मैकेनिकल फेलियर भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि व्हील हो गया, ब्रेक हो गया, एक्सल्स हो गए, इस तरीके की चीजें होती है। इसके कारण से भी ट्रेन डीरेलमेंट की घटना देखने को मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें अभी भी मैनुअल बेसिस पर है, कहीं ना कहीं ह्यूमन के यूज होता है, जिसके कारण से मैनुअल यूज के कारण से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहां पर प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ना कुछ यहां पर गलतियां हो जाती हैं। इसके कारण से भी हमें ट्रेन डीरेलमेंट देखने को मिल जाता है। टेक्नोलॉजी पर ओवर डिपेंडेंट होने के कारण से भी हमें टेक्नोलॉजी फेलियर के तौर पर हमें ट्रेन डीरेलमेंट देखने को मिल जाती है। सिग्नल फेलियर कई बार हो जाती है कि यहां पर सिग्नल नहीं मिला, सॉफ्टवेयर की एरर हो गई या फिर हार्डवेयर फेल हो गया, इस कारण से भी हमें यहां पर रॉन्ग ट्रैक के कारण से यहां पर सिग्नल फेलियर देखने को मिल जाता है। आंध्र प्रदेश वाली जो घटना हुई है वो इसी ट्रेन सिग्नल फेलियर को दिखाती है और ह्यूमन एरर अभी तक सामने आया है। उड़ीसा में जो ट्रेन डीरेलमेंट हुई थी वहां पर सिग्नल फेलियर इज द प्राइमरी कॉज, वहां पर जो प्राइमरी कॉज बताया गया था वो था सिग्नल फेलियर को लेकर के। इसके अलावा ट्रैक डिफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, पुरानी यहां पर पटरियां हैं जिसके कारण से हाई स्पीड नहीं झेल पाती और फिर अल्टीमेटली वो टूट जाती हैं और कहीं ना कहीं वहां पर हमें ट्रेन डीरेलमेंट जैसी घटना देखने को मिल जाती है। एक और रीजन होता है एंटी सोशल एलिमेंट्स को लेकर के। कई सारे ऐसे एरियाज हैं जो थोड़े डिस्टर्ब इलाके हैं। इनफैक्ट कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रैक पर लोग ऑब्जेक्ट्स मतलब कुछ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और तरह तरह की चीजें रख देते हैं जिससे कि अगेन ट्रेन डीरेलमेंट की घटना देखने को मिल जाती है। रिसेंट में अभी एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर आप लोगों ने देखा होगा वंदे भारत ट्रेन को चलाने में जो लोको पायलट थे वो उतर करके पहले ट्रेन के ट्रैक को साफ कर रहे थे और फिर उसके बाद से ट्रेन को चलाया गया था, क्योंकि कई लोगों ने उसके ऊपर में पत्थर वगैरह रख दिए थे। इसके अलावा ट्रैक की टेम्परिंग कर दी जाती है, सिग्नलिंग सिस्टम की टेम्परिंग कर दी जाती है, ट्रेन को कई बार जला दिया जाता है, कई बार उसके ऊपर में पत्थर फेंक दिए जाते हैं, कई बार ट्रेन के जो क्रू होते हैं उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। तो इनफैक्ट 2 अक्टूबर को एक अटेम्प्ट हुआ था, वही जो अभी हम लोगों ने बात किया, जहां पर वीडियो भी वायरल हुई थी, जिस पर रोड पर जो है आयरन रॉड और कई तरीके के स्टोन्स वगैरह रख दिए गए थे, जिससे कि लोको पायलट उतर करके पहले उसको साफ किया था। इससे क्या है, काफी एक बड़ा मेजर जो एक्सीडेंट हो सकता था उससे बचाया जा सकता था। ट्रेन डीरेलमेंट के कई सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। इसमें जो प्राइमरी कॉन्सिक्वेंस है वो है लॉस ऑफ लाइफ एंड इंजरी टू द पैसेंजर एंड क्रू। कई सारे लोग होते हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक भी डब्बा अगर पलटता है तो कहीं ना कहीं इसमें सैकड़ों जाने चली जाती है और न जाने कितने लोग इसमें घायल हो जाते हैं, फिजिकल इंजरीज होती हैं और कई तरीके के ट्रॉमा से इनको झेलना पड़ जाता है। इसके अलावा ट्रेन को डैमेज होता है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है और हमारा जो पूरा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मैकेनिज्म ही एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। ट्रेन की सर्विसेज डिस्टर्ब हो जाती हैं, इकोनॉमिक लॉसेस कई बार हो जाते हैं। तो क्या हम लोग आगे कर सकते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट होना हमारी एक मजबूरी भी है और यूं कहा जाए कि कहीं ना कहीं एक जरूरत भी है। तो हमें कहीं ना कहीं न्यू सेफ्टी टेक्नोलॉजीज को अभी और देखना पड़ेगा, उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। एक वीडियो के थ्रू नितिन गडकरी जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बताया था कि 6000 करोड़ की पहले रोड बननी थी, पैसा नहीं था। मलेशिया से इन्होंने नई टेक्नोलॉजी लेकर के आई, जो 6000 करोड़ की रोड बननी थी वो 600 करोड़ में ही रोड बनकर के तैयार हो गई थी। कहीं ना कहीं इससे काफी फायदा हुआ था, मतलब 10 टाइम्स कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है वो रिड्यूस की गई थी और काफी अच्छा और एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा हमें एक मैकेनिज्म देखने को मिला था। इसके अलावा हमें ट्रेन और ट्रैक को लगातार इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, मेंटेन करने की जरूरत है और हमेशा इस पर एक टीम बना करके इसके जो डिफेक्ट्स हैं उसको दूर करने की जरूरत है। लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि ये जो ट्रेन और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सब आपका ही है और आपके ही पैसे से बनता है और कहीं ना कहीं आप या आपके ही सगे संबंधी इसमें ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है कि ट्रेन को साफ सुथरी और सेफ बनाई जाए।
इसके अलावा जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ में काम करने की जरूरत है और जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके और उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर में कार्रवाई करने की जरूरत है। इसके अलावा हमें एक रिलायबल सिग्नलिंग सिस्टम भी डेवलप करने की जरूरत है जिससे कि हमें जो ह्यूमन एरर है उसको मिनिमाइज किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा सेफ हमारा ट्रैवल बनाया जा सके। लास्ट में अल्टीमेटली ट्रेन के मॉनिटरिंग सिस्टम को भी इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हम चीजों को और ज्यादा टेक्नोलॉजी प्रोन बनाएं और ऑटोमेटेड बनाया जाए। कहीं ना कहीं ऑपरेशनल कवच इसमें एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। हालांकि देखिए हर चीज कोई भी चीज फुल प्रूफ नहीं होती है, उसमें हमेशा एरर हो सकती है, बस उसी एरर को हमें रिड्यूस करने की जरूरत है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया ट्रेन डीरेलमेंट के बारे में और जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में। तो छोटी सी डिस्कशन थी। इसके अलावा ज्योग्राफी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज या फिर डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, चेकआउट करिए और जैसा भी हो आप इनरोल कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के नए फैक्ट्स के साथ में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।